हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल हुसैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बैंक स्टेटमेंट की एंट्री टैली ERP9 में कैसे कर सकते हैं। जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसका लाइव डेमो, यानी एक तरफ मैं आपके बैंक स्टेटमेंट रखूंगा और दूसरी तरफ उसी बैंक स्टेटमेंट की एंट्री 1 बाय 1 टैली ERP9 में मैं आपको करना सिखाऊंगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस हमें बैंक स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है। हमें केवल इतना समझने की ज़रूरत है कि उसमें कौन सा पैसा आ रहा है और कौन सा पैसा जा रहा है, और पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, जा रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, और कोई भी एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट के वाउचर में होगी या फिर रिसिप्ट के वाउचर में होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट के वाउचर में होगी। ये सारी चीज़ें हमें बस केवल समझने की ज़रूरत है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, बहुत ही आसान है टैली ERP9 में बैंक स्टेटमेंट की एंट्री को करना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको 2 चैप्टर सिखाए थे अगर आपने टैली ERP9 का मेरा जो कोर्स है वो किया था। एक तो मैंने आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करना सिखाया था और एक रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री करना सिखाया था। और कुछ एंट्रियाँ मैंने इस प्रकार से दी थी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक एंट्री मैंने आपको करने के लिए दी कि रवि से 15,000 रुपये HDFC बैंक में प्राप्त हुए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पैसा आ रहा है रवि से वो हमें बैंक में आ रहा है 15,000 रुपये HDFC के बैंक अकाउंट में। और बिल्कुल इसी तरीके से कि मान लीजिए अगर पेमेंट की एंट्री थी तो मैंने पेमेंट की एंट्री आपको कुछ इस तरह से करने के लिए दी थी कि वरुण इलेक्ट्रॉनिक को 5,000 रुपये HDFC बैंक से पेमेंट किया। तो यहाँ पर भी हम जो पेमेंट दे रहे हैं वरुण इलेक्ट्रॉनिक को वो भी दे रहे हैं बैंक से। तो यहाँ पर सिंपली आपको समझने की ये ज़रूरत है कि जो भी पैसा हमारे बैंक में आता है या जो भी पैसा हमारे बैंक से जाता है उसकी एंट्री हमें बैंक स्टेटमेंट को देख करके ही करनी पड़ती है। कोई भी दुकानदार या कोई भी आपको लिख करके नहीं देगा कि वरुण इलेक्ट्रॉनिक को हमने 5,000 रुपये पेमेंट HDFC बैंक से किया है या फिर रवि से हमें 15,000 रुपये का पेमेंट HDFC बैंक में मिला है। ये चीज़ें आपको बैंक स्टेटमेंट को देखने के बाद में पता चलेगी। तो अगर आप कहीं पर भी पार्ट टाइम अकाउंटिंग का जॉब करते हैं तो आपको हर महीने परचेज और सेल्स की एंट्री के साथ में बैंक स्टेटमेंट की भी एंट्री करनी पड़ती है। और बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक से मिलता है, वो आपको जो भी दुकानदार है वो ला करके देगा या जो प्रोप्राइटर है वो ला करके देगा। वो आपको पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट देगा। अब जब आप बैंक स्टेटमेंट देखोगे तो बैंक स्टेटमेंट में केवल 2 ही तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, या तो बैंक में पैसा जमा होता है या फिर बैंक से पैसा जाता है, यानी पैसा आता है या जाता है। तो इस केस में केवल 2 ही वाउचर में एंट्री होती है, या तो रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री होती है या फिर पेमेंट के वाउचर में। यानी पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री होगी और पैसा जा रहा है तो पेमेंट के वाउचर में एंट्री होगी। और इसके अलावा एक एंट्री और होती है एक वाउचर में, वो है कॉन्ट्रा का वाउचर। और कॉन्ट्रा वाउचर में केवल 2 ही तरह की एंट्री होती है। जब हम कैश पैसा, अपना खुद का कैश पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो कॉन्ट्रा के वाउचर में एंट्री होती है, या फिर बैंक से कैश निकलवाते हैं तो भी कॉन्ट्रा की एंट्री होती है। तो केवल 3 वाउचर में ही हमें एंट्री करनी पड़ती है, रिसिप्ट के वाउचर में, पेमेंट के वाउचर में और कॉन्ट्रा वाउचर में। ये 3 ही वाउचर हैं जिसमें हमें एंट्री करनी पड़ेगी। और रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री कौन सी करेंगे, जो पैसा हमारे बैंक में आ रहा है। और पेमेंट के वाउचर में हम एंट्री करेंगे जो पैसा हमारे बैंक से जा रहा है। और कॉन्ट्रा के वाउचर में हम एंट्री करेंगे अगर कैश हम बैंक में जमा करवाते हैं या बैंक से कैश निकलवाते हैं। केवल 3 ही कंडीशन आपको समझनी है, बाकी आप बैंक स्टेटमेंट को इजीली एंट्री कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली आगे वीडियो में समझने वाली है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर टर्न ऑन कर लें ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल हैप्पी लर्निंग XLS और कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दूसरी वीडियो देखने के लिए आप हमारा दूसरा चैनल हैप्पी लर्निंग टेक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है afzal.2524। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बैंक स्टेटमेंट को ओपन किया हुआ है। ये बैंक स्टेटमेंट जो है आपको बैंक से भी मिल सकता है या फिर आप मोबाइल बैंकिंग से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अब ये मान लीजिए कि मैंने अप्रैल की जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी एंट्री करनी है। अप्रैल जो मंथ था, अप्रैल 2023
20। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे टैली में मैंने ओपन की हुई है और इसकी मान लीजिए कि मैंने अप्रैल की परचेज की एंट्री भी कर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेज की एंट्री भी कर दी और सेल की एंट्री भी मैंने कर दी है अप्रैल मंथ की। तो अब मैं चाहता हूँ कि परचेज भी मैंने चढ़ा दी है और सेल भी मैंने चढ़ा दी है। अब जो स्टेटमेंट है इसका कहाँ से पैसा आया है, कहाँ से पैसा गया है, हमने किससे पैसा लिया या दिया है, जो भी बैंक में ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी भी एंट्री कर दूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैंक स्टेटमेंट की एंट्री किस बेसिस पे की जाती है। तो यहाँ पर जैसे परचेज रजिस्टर को मैं ओपन करता हूँ और अप्रैल मंथ का जो मेरा परचेज है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अमाउंट का अलग अलग डेट को माल खरीदा है। तो किसी बिजनेस में क्या होता है कि 99% जो हम पार्टी से माल खरीदते हैं उसका जो पेमेंट किया जाता है वो बैंक के थ्रू ही किया जाता है। यानी या तो आप उसको बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या फिर उसको आप चेक देते हैं या फिर आप मोबाइल बैंकिंग से या किसी फ़ोन पे से गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 99% में किसी भी बिज़नेस में यही होता है कि जिस पार्टियों से आप माल खरीदते हैं उसका पैसा कैश नहीं देते हैं बल्कि बैंक से दिया जाता है। तो अब इन पार्टियों को जो हमने पेमेंट किया है वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में शो होगा। तो यहाँ पर अप्रैल का हमने सारी परचेज की एंट्री कर ली और इसी तरह सेल्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल्स का आप देख सकते हैं सारी की सारी जो इसकी सेल है वो पूरी की पूरी कैश है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, कहीं पर कैश भी होती है, कहीं पर उधार भी होती है और किसी पार्टी का पैसा या जिसको हम माल बेचते हैं उसका पैसा बैंक में आता है। तो उस केस में भी यहाँ पर यह होता है कि जिसको हम माल बेचते हैं तो कोई कस्टमर ऐसा होता है जो पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसकी भी एंट्री बैंक में आती है। तो इस आधार पर हमें बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करनी पड़ती है कि अगर हमने किसी पार्टी को जिससे हमने माल ख़रीदा है उसका पैसा जो हमने ट्रांसफ़र किया वो बैंक स्टेटमेंट में शो होता है। इसी तरह किसी से अगर पैसा आया है किसी कस्टमर से तो वो भी बैंक स्टेटमेंट में ही शो होता है। तो इस बेसिस पे हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला नंबर कॉलम है सीरियल नंबर का, जिससे कोई मतलब नहीं हमें, और दूसरा जो है वो है ट्रांजैक्शन डेट, यानी ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया है, जो पैसा आया है या गया है वो किस डेट को आया है, और दूसरा होता है वैल्यू डेट। तो ये जो कॉलम है बहुत सारे स्टेटमेंट में आपको मिलेगा और बहुत सारे स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत जो आपको ये मैं बता रहा हूँ जो फॉर्मेट है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन लगभग इसी तरह का सभी आपको स्टेटमेंट मिलेंगे। उसके बाद में है इंस्ट्रूमेंट आईडी, यानी जो भी पैसा आया है अगर वो चेक से आया है तो चेक, यहाँ पर चेक नंबर, आपको चेक नंबर यहाँ पर इस कॉलम में दिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट आईडी आप कह सकते हैं। उसके बाद में है नरेशन, यानी जो भी पैसा आया है या गया है उसका जो भी ट्रांजैक्शन नंबर है या जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको नरेशन में मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर है डेबिट। डेबिट का मतलब ये है कि आपके अकाउंट से पैसा जो कटा है। तो कई जगह यहाँ पर आपको डेबिट भी मिल जाएगा और कई जगह किसी स्टेटमेंट में यहाँ पर विथड्रॉ भी मिल जाएगा। विथड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकाला। इसी तरह डेबिट का मतलब भी हम ये कह सकते हैं कि पैसा बैंक से गया है या निकाला है। उसके बाद में अगला कॉलम है वो है क्रेडिट का, यानी पैसा जमा हुआ है। या तो आपका कहीं से पैसा आएगा या फिर आप कैश जमा करवाओगे तो यहाँ पर आपको क्रेडिट मिलेगा, और किसी बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट भी मिलेगा, यानी डिपॉजिट का मतलब हो गया पैसा जमा करवाया। और उसके बाद में यहाँ पर मिल जाएगा अकाउंट बैलेंस, यानी क्लोजिंग बैलेंस। अब आपके पास में बैलेंस कितना है, फॉर एग्जांपल ये 1 लाख रुपए जमा हुए हैं, 1 लाख रुपए जमा होने के बाद में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचता है वो यहाँ पर शो करेगा। तो एज ऑन 3 जून 2020 को यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 2,76,858.32, और यहाँ पर एक रिमार्क्स दिया हुआ है तो बहुत सारे स्टेटमेंट में मिलता है और किसी में नहीं मिलता है। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो डेबिट एंड क्रेडिट, और जिसको हमने पैसा ट्रांसफ़र किया उसका नरेशन और डेट। तो अब ये स्टेटमेंट है, इसको हम कैसे एंट्री करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें अप्रैल से शुरू करना है, तो ये तो जून की एंट्री है। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री है, पहली मेरी एंट्री है 8 अप्रैल की, उसके बाद 9 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर एंट्री करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री है 8 अप्रैल को, और यहाँ पर लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट, और यहाँ पर हमने कैश डिपॉजिट करवाए हैं 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करवाने के पास में हमारे पास जो बैलेंस हो जाता है वो है 1,76,391.02। एंट्री करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ
कि बैंक स्टेटमेंट की जब भी हम एंट्री करेंगे तो 3 ही वाउचर में एंट्री होगी। पहला जो वाउचर है वो रिसिप्ट का वाउचर, यानी अगर हमारे बैंक में पैसा जमा होगा तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी। और दूसरा जो वाउचर है वो है पेमेंट का वाउचर, जब हम किसी को पेमेंट करेंगे या हमारे बैंक से पैसा कटेगा तो उसकी एंट्री होगी पेमेंट के वाउचर में। और तीसरा जो वाउचर है वो कॉन्ट्रा का वाउचर है। और कॉन्ट्रा वाउचर में हमेशा याद रखना 2 तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। जब हम कैश पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी, और जब हम कैश पैसा बैंक से निकलवाते हैं तब भी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी। और एक ट्रांजैक्शन और होता है, अगर हम अपने ही बैंक से अपने ही किसी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो भी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा सेविंग अकाउंट है, मैंने सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो कॉन्ट्रा वाउचर में ही एंट्री होती है। तो सबसे पहली एंट्री है 8 अप्रैल की, और यहाँ पर मैंने कैश डिपॉजिट करवाया हुआ है। तो यहाँ पर नरेशन में लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट, यानी मेरे पास 1 लाख रुपए कैश थे जो मैंने बैंक में जमा करवा दिए। तो ये जो एंट्री है वो है कॉन्ट्रा वाउचर की। बट उससे पहले मैं टैली को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैंक का जो लेज़र है, सबसे पहले बैंक का लेज़र क्रिएट करना है। तो मैं जाऊँगा अकाउंट्स इन्फो में लेज़र, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा। तो आपको लेज़र जो क्रिएट करना है बैंक के नाम से करना है। मेरे केस में जो बैंक का नाम है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा OBC बैंक करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया OBC बैंक करंट अकाउंट। अगर सेविंग अकाउंट होता तो मैं लिख देता सेविंग अकाउंट। एंटर करूँगा, फिर यहाँ पर मैं जो ग्रुप है इसका लूँगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट ग्रुप लेकर के मैं कर दूँगा एंटर। उसके बाद में यहाँ पर आपके अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ पर आप चाहें तो बैंक का एड्रेस डाल सकते हैं, ये भी मैं नहीं डाल रहा। और यहाँ पर आप GST नंबर भी डाल सकते हैं, जो मैं नहीं डाल रहा हूँ। और ये जो इम्पोर्टेंट है, ओपनिंग बैलेंस आपको इसका 1 अप्रैल 2020 को इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था वो डालना है। यानी देखिए हम एंट्री जो शुरू कर रहे हैं वो 8 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, लेकिन 8 अप्रैल से पहले जो हमारे बैंक में बैलेंस पड़ा था वो हमें यहाँ पर डालना है। तो स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। यहाँ पर एंट्री कैश डिपॉजिट 1 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करवाए, और 1 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करवाने के बाद में मेरे पास में बैलेंस आता है 1,76,391। ये बैलेंस होता है मेरा 8 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को मेरा इसमें 1 लाख में माइनस कर दूंगा, जो बैलेंस था वो था 76,391.02। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में मैं डाल दूंगा 76,391.02 और एंटर करूँगा। यहाँ पर लेना है डेबिट, ऑटोमेटिक यहाँ पर डेबिट आ जाएगा, और यहाँ पर मैं एंटर करके कर दूंगा सेव। तो लेज़र मैंने क्रिएट कर दिया है। अब 1 बाय 1 मैं एंट्री करना शुरू करूँगा। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाऊँगा और मैं जाऊँगा अकाउंटिंग वाउचर में। सबसे पहले तारीख लगाऊंगा F2 प्रेस करके, और डेट है 8 अप्रैल 2020 एंड एंटर। और जो पहली एंट्री है वो यहाँ पर लिया हुआ है कैश डिपॉजिट। हमने 1 लाख रुपए बैंक में कैश जमा करवाए हैं। तो ये एंट्री होगी कॉन्ट्रा के वाउचर में। यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा F4, पहले से कॉन्ट्रा वाउचर ओपन है, और क्रेडिट करूँगा कैश को। तो यहाँ पर हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट का नियम जो है वो काम आएगा। जब भी संपत्ति घटती है तो क्रेडिट करो, और बढ़ती है तो डेबिट करो। तो जो कैश की संपत्ति है वो हमारी घट रही है, क्योंकि हमारे पास जो कैश पैसा था वो हमने बैंक में जमा करवा दिया। तो यहाँ पर मैं लूँगा कैश, और अभी आप देख सकते हैं 10,45,000 रुपये मेरे पास में कैश पड़ी है। जैसे ही मैं 1 लाख कर दूंगा तो कैश कम हो जाएगी 9,45,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 1 लाख रुपये एंड एंटर। आप देख सकते हैं कैश मेरी हो गई 9,45,529 रुपये। फिर मैं कर दूंगा एंटर। अब ये जो पैसा मेरा जमा करवाया है वो मैंने करवाया है OBC बैंक के करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा OBC बैंक करंट अकाउंट, और मैं इसको कर दूंगा एंटर। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं 1 लाख रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करवा देता हूँ तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1,76,391.02। 1 लाख रुपए जमा करवाने के बाद में। और सेम चीज़ आप स्टेटमेंट में भी देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1,76,391.02 क्लोजिंग बैलेंस है। हर एंट्री के बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैच करना चाहिए। अगर मैच करता है तो इसका मतलब ये है कि आप जो एंट्री कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरी पहली एंट्री है, इसको मैं कर दूंगा सेव। एंटर करके इसको मैं सेव कर दूंगा, एंटर एंड एंटर। ये पहली एंट्री मेरी हो चुकी है। दूसरी एंट्री की तरफ पढ़ेंगे। दूसरी एंट्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तारीख है 9 अप्रैल, और यहाँ पे कुछ नरेशन लिखा हुआ है, जो नरेशन में नंबर्स दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए, यहाँ पर मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये जो मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो किसको किए हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, ना कोई नाम है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है।
तो इस केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 13,859 रुपये का पेमेंट हो रहा है, यानी हमारे अकाउंट से कट रहे हैं। आपको इस तरह से भी पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,76,000 रुपये मेरा बैलेंस था, अब बैलेंस हो गया 1,62,000 रुपये, यानी ये जो पैसा है मेरे बैंक से गया है। किसको गया है वो यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले टैली में पेमेंट का वाउचर ओपन करूँगा, क्योंकि मेरे बैंक से पैसा कटा है, यानी बैंक से पैसा गया है। अब ये पैसा किसको गया है वो मेरे को नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सस्पेंस का लेज़र बनाऊँगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे सस्पेंस का लेज़र बनाया हुआ है, आपको बनाना है Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पर आपको सस्पेंस टाइप करना है और यहाँ पर आपको ग्रुप ले लेना है सस्पेंस। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए ये जो पैसा गया है, हमें तो नहीं पता कि ये पैसा हमने किसको ट्रांसफ़र किया है, लेकिन जिसने ट्रांसफ़र किया है उसको पता है कि ये पैसा कहाँ पर गया है। तो एंट्री करने के बाद में, बैंक स्टेटमेंट पूरा एंट्री करने के बाद में हम प्रोपराइटर से पूछेंगे कि ये आपने जो पैसा ट्रांसफ़र किया है वो किसको किया है, तो वो बताएगा कि ये पैसा उसने किसको ट्रांसफ़र किया है। तो फिलहाल मैं सस्पेंस में डाल दूंगा, डेट मैंने चेंज नहीं की है, F2 प्रेस करके 9 अप्रैल कर दूंगा और जो मैंने पेमेंट किया है वो है 13,859। तो यहाँ पर 13,859 रुपये, एंटर एंड एंटर, और ये पैसा मैंने ट्रांसफ़र किया है OBC बैंक करंट अकाउंट से और एंटर करूँगा। तो जैसे ही एंट्री कर दूंगा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 1,62,532.02। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैलेंस बचेगा 1,62,532.02। तो एंट्री एकदम सही है, इसको मैं कर दूंगा सेव, कंट्रोल A। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है 10 अप्रैल की। यहाँ पे लिखा हुआ है SMS चार्जेस, यानी बैंक ने SMS चार्जेस काटे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 10 अप्रैल डेट लगा दूंगा और यहाँ पर आपको SMS चार्जेस जो है उसके लिए एक लेज़र बनाना है, बैंक चार्जेस, जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको जो इस तरह से बना सकते हैं लेज़र बैंक चार्जेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप इसको डाल सकते हैं। तो बैंक से किसी भी तरह का चार्जेस करता है, चाहे वो SMS चार्जेस है, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग चार्जेस हैं, चाहे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट चार्जेस हैं, या फिर ATM चार्जेस है, बैंक से किसी भी तरह का चार्जेस करता है, आपको बैंक चार्जेस में डालना है। और मेरा पैसा कटा है 17.70 रुपये, एंड एंटर एंड एंटर। और ये जो पैसा कटा है वो मेरे OBC बैंक के करंट अकाउंट से कटा है। बैलेंस यहाँ पर बता देगा 1,62,514 और यहाँ पर भी है 1,62,514, यानी एंट्री एकदम सही है। तो इस एंट्री को भी मैं कर दूंगा सेव, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर नरेशन में लिख सकता हूँ SMS चार्जेस, ताकि पता रहे कि ये जो चार्जेस कटे हैं 17.70 वो किस चीज़ के कटे हैं। तो इसको मैं कर दूंगा सेव। आगे बढ़ेंगे। आगे आप देख सकते हैं अगली जो एंट्री है वो है 18 अप्रैल की, और यहाँ पर फिर से मैंने कैश डिपॉजिट करवाया है 1 लाख रुपए। तो टैली में आऊँगा, सबसे पहले डेट लगाऊंगा 18/4, फिर कॉन्ट्रा का वाउचर ओपन करूँगा क्योंकि मैंने कैश डिपॉजिट करवाया है। तो यहाँ पर क्रेडिट करूँगा कैश को और यहाँ पर 1 लाख रुपये लेकर के एंटर करूँगा, और ये भी डाल दूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा OBC बैंक करंट अकाउंट को। बैलेंस यहाँ पर आपको शो कर जाएगा 2,62,514, यहाँ पर भी 2,62,514। तो हर एंट्री के बाद में आपको क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेना है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपकी एंट्री सही हो रही है या गलत हो रही है। तो इसको मैं कर दूंगा सेव, कंट्रोल A। अगली एंट्री की तरफ बढ़ूंगा। अगली एंट्री है 20 अप्रैल को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है NEFT IBOS SSA, ऐसा कुछ नरेशन दिया हुआ है, और आगे लिखा हुआ है आनंद। तो ये आनंद जो है ये एक पार्टी है जिससे मैं माल खरीदता हूँ। मैंने उसको 57,199 रुपये का पेमेंट किया है। तो टैली में आऊँगा मैं और वाउचर ओपन करूँगा पेमेंट का, क्योंकि मैंने पेमेंट किया है। किसको पेमेंट किया है? मैंने किया यहाँ पर आनंद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आनंद एजेंसी नाम से एक पार्टी है, इसको मैं करूँगा एंटर और इसको पेमेंट कर दूंगा 57,199 रुपये का, एंड एंटर करूँगा एंड एंटर। और ये जो पैसा मैंने ट्रांसफ़र किया है वो किया है OBC बैंक करंट अकाउंट से, एंड एंटर। बैलेंस बच गया है 2,05,315, और यहाँ पर भी 2,05,315 रुपये। तो इसको भी मैं कर दूंगा सेव, कंट्रोल A। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 अप्रैल की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं NEFT वगैरह जो भी ट्रांजैक्शन नंबर हैं वो लिखे हुए हैं। फिर आगे पार्टी का नाम है धारीवाल मेडिकोज। तो यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट में इस तरह जिस पार्टी से आपका पैसा आया है या गया है उसका नाम यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पर हमें नाम नहीं मिला था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने उस एंट्री को सस्पेंस में डाल दिया। लेकिन बाद में जब सारी एंट्री करने के बाद में हम जिसने भी ये पैसा ट्रांसफ़र किया है उससे पूछेंगे कि ये आपने 13,859 रुपये किससे ट्रांसफ़र किए हैं। फिर वो बताएगा कि मैंने इस पार्टी को ट्रांसफ़र किए हैं। तो फिर हमें उस एंट्री को एडिट करना है और सस्पेंस से हटा करके उस पार्टी के नाम कर देना है जिसके बारे में भी हमें बताया जाता है। तो फिलहाल अगली एंट्री करते हैं 21 अप्रैल की। टैली के टैली में आऊँगा, डेट लगाऊंगा 21 अप्रैल, और पेमेंट की एंट्री क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। और किसको कर रहे हैं? धारीवाल मेडिकोज। तो यहाँ पर धारीवाल नाम से दो हैं, मेडिकल एजेंसी और मेडिकोज।
हमने पेमेंट किया धारीवाल मेडिकोज को, तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। कितने रुपए का पेमेंट किया है, यहाँ पर 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 1 लाख रुपए एंड एंटर। और ये पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है ओबीसी बैंक करंट अकाउंट से। तो इस तरह से एंट्री करके मैं इसको भी कर दूंगा सेव, कंट्रोल ए। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है 23 अप्रैल की। यहाँ पर पार्टी का नाम है महावीर मेडिकोज। तो यहाँ पर 23 अप्रैल पेमेंट किया है मैंने महावीर मेडिकोज को, आप देख सकते हैं ये रहा। और इसको पेमेंट किया है 16,180 रुपये का। और यहाँ पर मैं डाल दूंगा ओबीसी बैंक करंट अकाउंट और इसको कर दूंगा सेव। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है 24 अप्रैल की। तो यहाँ पर 24 अप्रैल की कैश डिपॉजिट करवाया फिर से मैंने। तो टेली में आऊँगा, 24 अप्रैल डेट कर दूंगा, कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करूँगा और यहाँ पर कैश का लेजर लूँगा। 1 लाख रुपए मैंने फिर से कैश डिपॉजिट करवाया है ओबीसी बैंक करंट अकाउंट में, इसको मैं कर दूंगा सेव, कंट्रोल ए। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है 27 अप्रैल की। यहाँ पर मैंने गजानन मेडिकल एजेंसी को पेमेंट किया है। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा 27/4 और पेमेंट की एंट्री कर दूँगा गजानन मेडिकल एजेंसी 10,544 रुपये। और ये भी मैं कर दूंगा ओबीसी बैंक करंट अकाउंट से और इसको भी मैं कर दूंगा सेव, कंट्रोल ए। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैंने कैश डिपॉजिट करवाया 29 अप्रैल को। तो यहाँ F2 29/4 कॉन्ट्रा के वाउचर में एंट्री करूंगा, कैश का लेजर लूँगा क्रेडिट में 1 लाख रुपये, एंटर। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा ओबीसी बैंक करंट अकाउंट, इसको कर दूंगा सेव। तो ये सारी एंट्री जो है हो चुकी है अप्रैल मंथ की। तो अगली एंट्री जो है आप देख सकते हैं 4 मई की है। तो यहाँ तक अप्रैल तक की मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह देखिए दोस्तों, ये अप्रैल का मैंने पूरा बैंक स्टेटमेंट जो है एंट्री कर लिया है। ये तो बहुत ही छोटा स्टेटमेंट था। किसी पार्टियों के ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं, किसी के ना के बराबर हो सकते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा अटपटी एंट्री भी आ सकती है, बहुत सारी सस्पेंस की एंट्री भी आ सकती है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। या तो पैसा जमा होगा या फिर आपके बैंक से पैसा कटेगा। पैसा जमा होगा तो या तो आपको करनी है रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री, और पैसा अगर कटेगा तो आपको पेमेंट के वाउचर में एंट्री करनी है। और अगर कैश डिपॉजिट करवाते हो या कैश निकलवाते हो या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो उसकी एंट्री होगी कॉन्ट्रा के वाउचर में। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी एंट्री जो मैंने आपको बता दी। अब जो हमने सस्पेंस की एंट्री चढ़ाई थी उसका कैसे आप सुधार करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बैंक स्टेटमेंट हमने एंट्री कर लिया। अब एक बार आपको बैलेंस चेक कर लेना है कि बैलेंस सही है या नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस। तो उसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले में, फिर जाना है अकाउंट्स बुक में, फिर जाना है लेज़र में। और यहाँ पर लेज़र ओपन हम करेंगे ओबीसी बैंक करंट अकाउंट का और डेट लगा देंगे Alt F2 1/4 से 30/4, क्योंकि हमने 30 अप्रैल तक का बैंक स्टेटमेंट एंटर किया है। तो 30 अप्रैल को इसका क्लोजिंग बैलेंस है 2,78,591.32। बैंक स्टेटमेंट में आएंगे और यहाँ पर भी 30 अप्रैल तक इसका देख लेंगे। जैसे 29 अप्रैल लास्ट एंट्री है और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 2,78,591.32, जो कि एकदम बराबर है। तो बैंक स्टेटमेंट की हमने एंट्री एकदम से सही की है। अब हम सस्पेंस का जो लेज़र है उसको खोलेंगे। तो बैक आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सस्पेंस और एंटर। तो एक ही सस्पेंस की एंट्री है, वो है 9 अप्रैल 2020 की। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए प्रोपराइटर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि आपने 9 अप्रैल 2020 को एक पेमेंट किया है 13,859 रुपये का। स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं है कि ये पेमेंट आपने किसको किया है, तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं एंट्री को सही कर दूं। तो मान लीजिए कि वो ये बताता है कि ये जो मैंने पेमेंट किया है वो किया है मैंने धारीवाल मेडिकल एजेंसी को। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंट्री को ओपन करेंगे और यहाँ पर सस्पेंस की जगह पर मैं डाल दूंगा धारीवाल मेडिकल एजेंसी और इसको कर दूंगा एंटर और इसको कर दूंगा मैं सेव, कंट्रोल ए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सस्पेंस की एंट्री थी वो खत्म हो जाएगी और ये जो पेमेंट हमने जिसको किया है उसके लेजर में ये पेमेंट चला जाएगा। तो इस तरह से अप्रैल का जो बैंक स्टेटमेंट है वो चढ़ जाएगा और जो भी अप्रैल की एंट्री थी वो सारी की सारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि बैंक स्टेटमेंट की एंट्री टैली ERP9 में कैसे की जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।